दोस्तों स्वागत है आप सभी का लर्निंग हब में। आज हम करने जा रहे हैं, देखिए, बिहार बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। ये केबीसी नैनो बुक है, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए हुए उसे हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट है, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में की गई है? बिहार क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में की गई है। तीसरा नंबर प्रश्न है, बिहार में नवपाषाणकालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल इनमें से कौन सा है? तो इनमें से चिरांद, ये जो सारण में है चिरांद, और एक चिरांद के अलावा एक और जगह है जहाँ से नवपाषाणकालीन स्थल के साक्षी मिले हैं, वो है चेचर, जो कि वैशाली में है। तो ध्यान रखिएगा, नवपाषाण में चिरांद और चेचर जो है दो बहुत महत्वपूर्ण है प्रमाण। चिरांद जो है सारण में है और चेचर है वैशाली में। नेक्स्ट है चौथा नंबर प्रश्न, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, अभी हमने देखा, नवपाषाणिक। पांचवा नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन महाजनपद बिहार से नहीं है? बिहार में नहीं है। तो देखिए, 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद बिहार में है। कौन कौन सा? अंग महाजनपद, मगध और वज्जी, अंग और मगध। वत्स जो है ये यूपी में है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। अंग की चंपा, मगध राजगिरी या गिरिब्रज, और वज्जी का वैशाली। छठा नंबर प्रश्न देखते हैं, विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ से हुआ है? तो विदेह राज्य का उल्लेख यजुर्वेद में हुआ है। सातवां नंबर प्रश्न है, बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अंगुत्तर निकाय। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 8वां नंबर, बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है? दोस्तों, लखनऊ का उल्लेख नहीं है बौद्ध साहित्य में। मथुरा का है, वाराणसी और तक्षशिला का है। 9th नंबर है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से है? ये हर्यक वंश से संबंध है। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे? तो दोस्तों ये सारे ऑप्शंस गलत है, इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। 11वां नंबर सवाल है, मगध साम्राज्य की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो आपको पता होगा, राजगृह या गिरिब्रज जो है मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। इनमें से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ? जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ उस समय घनानंद, नंद वंश का शासक था, ये घनानंद का शासन था। इसी को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना था और उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 13वां नंबर, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। 14वां नंबर प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस राजा ने श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्यागा था? तो इसका आंसर है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इसने जैन धर्म को अपना लिया था और श्रवणबेलगोला स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्याग दिया था। नेक्स्ट है, मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट है 16वां नंबर प्रश्न है, मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा अशोक। प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिज्ञ वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित थे? तो इसका आंसर है अजातशत्रु।
18वां नंबर प्रश्न है, अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा कौन से राज्य स्थित नहीं थे? चोल, चेर, पांड्य, ये तीनों ही थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 19वां नंबर सवाल है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? तो इसने जो है उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट है दोस्तों 20वां नंबर प्रश्न। 20वां नंबर सवाल है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? तो देखिए, पशु बलि का विरोध, जाति प्रथा की मान्यता, आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास और वेदों को दैवी रचना के रूप में स्वीकार करना। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? दोनों में जो है पशु बलि का विरोध था, दोनों में होगा। और देखिए, आत्मा की अगर बात की जाए तो आत्मा में जैन धर्म आत्मा में बिलीव करता है, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं करता है। और पुनर्जन्म में दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। और वेदों को दैवी रचना दोनों में से किसी ने नहीं स्वीकार किया था। तो इसका आंसर पशु बलि का विरोध ही होगा, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो पहला जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, दूसरा कालाशोक के, और तीसरा अशोक के शासनकाल में हुआ था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और चौथा कनिष्क। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर या राजगृह में। 24वां का आंसर है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था? तो कालाशोक ने। 25वां नंबर प्रश्न है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का आरंभ किसके अधीन हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ था? 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। 29वां नंबर प्रश्न है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? शिलालेख 13। किस अभिलेख में? शिलालेख 13वां में किया गया है। तीसवां नंबर प्रश्न है, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का मुख्य साधन क्या है? साक्ष्य है इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। पहला देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त, पहला का 3। नंद वंश का संस्थापक कौन है? घनानंद नहीं, महापद्मनंद। नंद वंश का अंतिम शासक है घनानंद। इसे ही हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक है बृहद्रथ। तो आंसर मिला लेते हैं, पहला का 3 2 में है, दूसरा का 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 32वां नंबर प्रश्न। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो है गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया था, फर्स्ट ने। बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्म स्थल नहीं है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, तो ये बिहार में है, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। महावीर स्वामी और आर्यभट्ट ये दोनों भी बिहार के ही थे, लेकिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उद्गृत किया गया है? ये काफ़ी इजी है। बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा है। नेक्स्ट है 35वां नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? आंसर हो जाएगा उरुवेला में। नेक्स्ट है, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे?
ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति में देखिए यहाँ पे हाँ ऑप्शन नंबर बी है, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत पिटक और विनय पिटक में हुआ था। ये पहला में हुआ था, पहली बौद्ध संगीति में। और बौद्ध धर्म दो भागों यानी स्थविर और महावीर में विभाजित हो गया था दूसरे में, जबकि बौद्ध धर्म दो भाग हीनयान और महायान चौथे में बट गया था। नेक्स्ट है 35वां नंबर सवाल, मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? तो शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। नेक्स्ट है जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसु पूज्य की जन्मस्थली कौन सी है? तो वसु पूज्य की जन्मस्थली पटना है। नेक्स्ट है दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए कहाँ गए थे? वैशाली के समीप अलार कलम के आश्रम गए थे। 40वां नंबर प्रश्न है, किस शासक ने शिलाकंटक व रथमूसल जैसे नवीन शस्त्रों का खोज किया था? यह है अजातशत्रु। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का राज्य स्थापित हुआ था मिथिला में। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था। तो मगध साम्राज्य का कलिंग में सबसे पहले विलय किसने किया था? वो था महापद्मनंद। यहाँ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? यानी वर्तमान समय का जो भागलपुर और मुंगेर है, ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर और मुंगेर उस समय जो अंग महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। किस संहिता में पाटलिपुत्र पर यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख है? तो गार्गी संहिता होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गुप्त काल में किस सम्राट के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? आंसर है कुमारगुप्त फर्स्ट। नालंदा में स्थित, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नालंदा में स्थित बड़ा गांव महाविहार का पता लगाया था कनिंघम ने। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या शतमान उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? विदेह के राजा जनक ने निष्क एवं सुवर्ण या शतमान उपहार में दिए थे, ये बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन है। इसका आंसर मैं एक बार देख लेती हूँ दोस्तों, 48 का आंसर देख लेती हूँ मैं। 48 का आंसर ए बिल्कुल सही है, बृहदारण्यक उपनिषद में। नेक्स्ट है 49, अपसड़ गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, तो इसमें किस चीज़ का कथा जो है वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामायण के दृश्य जो है वर्णन है। नेक्स्ट 50वां नंबर प्रश्न, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो देखिए हर्यक वंश के बाद जो है नंद वंश की स्थापना हुई थी या शिशुनाग वंश की? तो एक मिनट, नहीं देखिए शिशुनाग नहीं, मैं इसका क्रम बताती हूँ। हर्यक वंश, उसके बाद नंद वंश को के बाद हो गया मौर्य वंश के बाद हो गया शुंग वंश के बाद हो जाएगा शिशुनाग वंश। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? हर्यक वंश के बाद नंद वंश। 51 नंबर प्रश्न है, 50वां नंबर प्रश्न है, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, देखिए इसे मैंने ऐसे याद किया है, हरा नाग, ठीक है, हरा के बाद नाग आएगा, तो हर्यक वंश, उसके बाद हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश के बाद हो जाएगा नंद वंश के बाद मौर्य वंश, और मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश। तो शुंग वंश मौर्यों के पश्चात आएगा, यानी पहला नंबर पे आएगा हर्यक के बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर प्रश्न,
महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था, तो ये काफी इजी है, बृहद्रथ। नेक्स्ट, मगध जनपद का संस्थापक कौन था? मगध जनपद का संस्थापक बृहद्रथ तथा जरासंध। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बिंबिसार को। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो ब्रह्मदत्त को हराकर उसने अंग राज्य को जीता था। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट है, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था अजातशत्रु। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा यूनानियों को, ऑप्शन नंबर बी। 58वां नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार जो है शासक बना, उसके बाद बना अशोक। 59वां नंबर प्रश्न है, 59, अशोक का धम्म क्या है? तो ये एक नैतिक आचार संहिता है। 60वां नंबर प्रश्न देखते हैं, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शानो शौकत का मुकाबला ना तो सूर्य और ना तो सूसा और ना एक बताना कर सकता है? तो ये कहा है एरियन ने। 61वां नंबर प्रश्न है, गया के समीप नागुर्जनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा दशरथ ने। मौर्यकालीन चामर गृहिणी यक्षिणी प्राप्त हुई है दीदारगंज पटना से। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है, किसने किया है दोस्तों? मेगास्थनीज ने किया है। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डायनीसियस नामक राजदूत पाटलिपुत्र भेजा था? आंसर हो जाएगा बिंदुसार। नेक्स्ट है 65, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस यानी पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था? पालीब्रोथस नामक उपधारण किया था, किसने कहा चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में? इसका आंसर जगह विलियम जोन्स ने, इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रैबो। तो इसका आंसर देखिए, ध्यान से देखिए, याद करना होगा आपको। स्ट्रैबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस उपनाम धारण किया था, यानी इनके अनुसार पालीब्रोथस कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है 66वां नंबर प्रश्न, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन है किसका? मेगास्थनीज का। नेक्स्ट है, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयास किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्निमित्र, बी। इसका आंसर है पुष्यमित्र। पुष्यमित्र जो है पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव कण्व। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? अश्वघोष। ये बौद्ध विद्वान अश्वघोष को इसने प्रश्रय दिया था। 70 नंबर प्रश्न है, मगध पर शासन करने वाले शासक का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले हर्यक वंश होगा, इसलिए पहला और चौथा को काट दीजिए। तो हर्यक वंश हो गया, उसके बाद मैंने क्या बोला था? हरानाग, तो हर्यक वंश, नागवंश, उसके बाद नंद वंश, नंद के बाद मौर्य, और मौर्यों को हराया था शुंग ने, तो शुंग वंश होगा, उसके बाद कण्व वंश।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 71 नंबर प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? इस प्रश्न को आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है बहुत ही कम पूछे जाते हैं। मेरा मतलब है कि ये ज़्यादा फेमस क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसे ध्यान से याद करने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर है दोस्तों अंग और मगध। कलिंग नरेश खारवेल ने कीमती उपहार प्राप्त किए थे अंग और मगध से। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। कलिंग में से देखिए मतलब स्वर है, अंग में भी है, और देखिए मगध का ग और कलिंग का ग ऐसे मैच खा रहा है, तो देख लीजिए आप अपना ट्रिक के हिसाब से। नेक्स्ट, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र शुंग। तो गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है और यह आक्रमण हुआ था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। 73 नंबर प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका आंसर है पाटलिपुत्र में। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? अजातशत्रु ने। 75 नंबर प्रश्न है, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, छत्रांतक, एक छत्र और एक राट कहा गया है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की थी? आंसर है सी, देवपाल। देवपाल के शासनकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किस शासक ने ओदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? इसका आंसर है गोपाल। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों से सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? आंसर है वैशाली के वज्जियों के। तो एक बार और हम इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में, यानी वैशाली के वज्जियों के आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना। 79 नंबर प्रश्न है, बिहार के 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से? इसका आंसर होगा विक्रमशिला से। बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है सुल्तानगंज से। बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र है नालंदा। नालंदा की स्थापना गुप्त शासनकाल में हुई थी, और ये ओदंतपुरी और विक्रमशिला दोनों जो है पाल वंश के शासकों ने बनवाया है। नेक्स्ट है 81 नंबर प्रश्न, किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे, जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। तो देखिए किसने ये वर्णन किया कि मध्य भारत में? तो इसका आंसर हो जाएगा फाहियान ने। नेक्स्ट देखते हैं, हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों के कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था? आंसर हो जाएगा आदित्य सेन ने। नेक्स्ट है,
चीनी यात्री इत्सिंग बिहार के भ्रमण पर कब आया था? आंसर हो जाएगा 673 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है 84 नंबर प्रश्न। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय हर्षवर्धन के समय में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था शशांक। शशांक जो है शैव संप्रदाय को मानने वाला था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। 87 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई थी? बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? काफी जी गौतम बुद्ध को। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो कलिंग विजय का वर्णन है 13वें अभिलेख में। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी है। नेक्स्ट है, महाबोधि वृक्ष का निर्माण बोध गया में कहाँ किया गया है? तो ये काफ़ी ज़्यादा ये बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था जहाँ पे, वहाँ पे। तो दोस्तों सारा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है प्राचीन भारत का। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका आंसर भी है। अगर मान लीजिए मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो आप इससे देखकर कंफर्म कर सकते हैं। तो मैं अच्छे से दिखा देती हूँ आपको एक बार। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगले वीडियो में हम करने वाले हैं मध्यकालीन भारत। तो ये बुक का नाम देख लीजिए आप, बिहार समग्र बुक का नाम है। और ये है केबीसी नैनो अनीशा भारती एसडीएम बिहार। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार बुक को अच्छे से आप देख लीजिए, बिहार समग्र। तो दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।